मैं फोर्थ वाले आंसर को बोल सकता हूं। अब बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो। ये हो गया। और कोई डाउट? मतलब यहाँ पर तो हाइड्रोजन थे ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। CH3 तो होना ही चाहिए थे काफी सारे, तो अपन ने कहा इसको हाइड्रोजन ही ले लेता है। हाइड्रोजन ले लिया तो अपन ने ये वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर ये 2 को अपन ने इसके पीछे वाले कार्बन एटम को अज्यूम कर लिया, और फिर 2 से अटैच है एक आइसोप्रोपाइल और एक CH3, तो CH3 था, आइसोप्रोपाइल अपन ने वाई एसिड। अब बताओ, और कोई डाउट है तो? और कोई डाउट है तो बोलो। और कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं? मैंने आपको एक्सरसाइज पूरा दिया था 1, एक्सरसाइज 3 का 9। अच्छा, पता क्या है मुझे यार, मतलब तुम लोग डाउट इतने कम पूछते हो, तो कभी कभी लगता है कि मतलब सॉल्व किया या नहीं किया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा ना हो तुम लोग डाउट ही सॉल्व नहीं किए सर, और हाँ हाँ बोल दिया, मैं कैसे चेक करूँ बताओ? मतलब चेक करने का मेरे लिए कुछ। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 9 कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग कर रहे हो या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा यार? हाँ, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, तो which of the following is expected to rotate the plane polarized light? हाँ, तो expected to rotate the plane polarized light, ऑप्टिकली एक्टिव चेक कर लो, किसमें कायरल सेंटर है, जिसमें कायरल सेंटर होगा वो अपना आंसर है। अब which of the following is expected to rotate the plane polarized light? तो फोर्थ वाला तो नहीं करेगा, बाकी जो हैं उनमें मुझे लगता है कायरल सेंटर्स हैं। सो which of the following is expected to rotate the plane polarized light? तो अपन देख लेते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अपन कोई भी चेक कर लेंगे जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप। देख 3 वाला तो आंसर अपन को दिख ही रहा है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है ना। H है, CH2OH है, इसमें CHO है और OH है, तो ये तो कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है ना, तो अपन को उसमें तो दिख ही रहा है। अब फोर्थ वाले में तो 2 सेम ग्रुप अटैच है, मतलब फोर्थ वाले में तो अपन को ऐसे साफ साफ दिख रहा है। देखो सर, ऐसे है, इधर SH है, इधर H है, और इधर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो देयर इज नो कायरल सेंटर। ऐसे ही 2 वाले में भी अपन को साफ साफ दिख रहा है, 2 वाले में तो अपन को 2 हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं ना। अब 2 हाइड्रोजन होंगे तो देयर विल बी नो प्लेन कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर नहीं होगा तो अपन बता देंगे। अब 1 वाले को अपन RS कॉन्फ़िगरेशन से बता देंगे कि भाई एक का कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा होगा, दूसरे का S आ रहा होगा, अपना आंसर हो गया। अब बताओ, और कोई डाउट? भाई किसी का भी कोई भी डाउट होगा आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है। आपको पता है कि आप क्लियरली पूछ सकते हो सब कुछ, सर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ऐसे, राइट ना। बट अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे बेटा, तो फिर मैं कैसे, मतलब क्या करूंगा बताओ? फिर अपने एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, तो तुमको पढ़ना चाहिए। चलेगा। अब ऑनलाइन प्रॉब्लम में फोर्थ वाला पूछेंगे, ठीक है? ऑनलाइन प्रॉब्लम में फोर्थ वाला देख लेते हैं। इन स्क्यू कंफर्मेशन द डाई इथेन, इथेन में है, डायहेड्रल एंगल इज 29, चलेगा। तो इसको क्या चाहिए अपन से? तो डायहेड्रल एंगल इज, अच्छा ठीक है, अपन को H और H डैश में पूछ रहा है, ठीक है? तो देख लो, अगर मान लें अपन को ऐसे भी, ठीक है, इसमें अपन को उसी को बना लेता हूँ, क्योंकि उसी को बनाऊंगा तो और भी अच्छा दिखेगा ना, वरना फिर तुमको मैं कहूंगा अच्छा ऐसे समझ लो, तो देखो ऐसे दिख रहा है। उसी को बनाता हूँ जो है ना, ऐसे की तरह। मैं ऊपर की तरफ बना रहा था, उसने नीचे की तरफ किया था। अब ना देख, इधर H डबल डैश है, इधर H है, इधर H है, इधर अपन को H डैश गिवन है ना।
इधर अपन को H डैश, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। इधर अपन को H डैश गिवन है, इधर अपन को H डबल डैश है। अब ये कह रहा है कि मान लो कि अपने पास इधर H है, इधर भी H है, तो थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ बाहर वाले कार्बन एटम को, तो अंदर वाला कार्बन एटम अपन को ऐसे दिख रहा है, ये H। अब वो पता क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं इस वाले कार्बन एटम, ये इसमें डायहेड्रल एंगल अपन कहेंगे 0। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, अगर मान ले मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ये वाला कार्बन एटम अपने पास है, एक बार मैं H डैश चेक कर लूं, मैंने H डैश गलत लिखा हुआ था, मुझे इसको H डैश लिखना है, ठीक है, इसको नहीं। तो अपन क्या करेंगे भाई, H डैश ये हो गया और ये H हो गया, ये H हो गया, अब ये फिक्स है। अब मैं पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट करता हूं, कितना 29 डिग्री, राइट ना, कितना 29 डिग्री। अपन को पता था अगर अगर मैं अभी कैलकुलेट करूंगा ना, इसमें और इसमें अगर एंगल, तो इसमें और इसमें कितना एंगल होगा, 120 का होगा। इनिशियली अपने पास H डैश कार्बन और H डबल डैश, ये 120 डिग्री है, इतना। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इसको पीछे वाले कार्बन एटम को इतना रोटेट करूं कि यहां पर ये आ गया H और इधर आ गया H डबल डैश, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा H। मैंने इसको पहले इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 0 था, डायहेड्रल एंगल। अब डायहेड्रल एंगल 29, तो बताओ अब इन दोनों में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये डबल डैश है। तो अपन कहेंगे भाई देख, पहले था इसमें और इसमें 120, आपने पीछे वाले को रोटेट किया ना, तो वो तो वही रहा, तो लेकिन ये तो इसके रिस्पेक्ट में 29 इधर को चला जाएगा ना, तो अपन कहेंगे 129 180 प्लस कितना था, 120 था पहले, और 29 और ऐड कर दो, तो कितना आ रहा, 120 149 हो जाएगा। लो भाई अपना आंसर आ गया 149। ये तो मैथमेटिक्स का है ना, बकवास टाइप का प्रॉब्लम था मैथ्स का, है ना। तो इसमें तो मतलब एकदम ही मतलब मार्क्स, भैया ऐसे बोल रहे मार्क्स ले लो, है ना। तो अपन को राइट लेवल पता था। अब बताओ क्या करना है, और बोलो पार्ट 2। चलो भाई, अब पार्ट 2 में आपने सॉल्व किया, मैं पार्ट 2 बता देता हूँ। अब पार्ट 2 में अपन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, अपन पार्ट 2 के क्वेश्चंस में लिख देता हूँ, और अगर पार्ट 2 में किसी और को कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना, ठीक है। तो मुझे जो आपने पूछे हैं पार्ट 2 में, वो है 8 9 11 12। तो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो है 8 9 11 12। तो इसके अलावा अगर पार्ट 2 में किसी का कोई डाउट होगा तो वो पूछेगा भाई, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमसे बाकी क्वेश्चंस आ गए, तो अगर आपके बाकी क्वेश्चंस आ गए तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं पार्ट 2 में एक बार चेक कर लेता हूं, है ना। तो 8 9 11 12 देख लेते हैं, पार्ट 2 के कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो देखते हैं। अब पार्ट 2 का 8 9 11 12, तो पार्ट 2 का 8 9 देख लो भाई क्या है। चलो पहले अपन 8 वाले को देखते हैं। The number of optically active products obtained from the complete ozonolysis of this compound। ठीक है, तो अपन को देखो, मैंने आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया हुआ है क्लास में, 8 की बात कर रहा हूं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, इधर CH3 है, इधर अभी अपन को क्या गिवन है, H गिवन है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH, और फिर अपन को गिवन है, ये ऐसे गिवन है CH3, और इधर अपन को गिवन है, इधर H गिवन है, इधर अपन को CH3, और फिर CH डबल बॉन्ड CH और CH। चलो इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। अब अगर अपन ओजोनोलिसिस करेंगे ना, तो अपन सबको पता है ओजोनोलिसिस में अपन को क्या करना होता है, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है सबको। डबल बॉन्ड को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड करते हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, है ना। ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मैंने आपको बनाया सिखाया हुआ है क्लास में।
तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड, इससे बनेगा डबल बॉन्ड CH C, ये CH3 है और इधर H है, और इधर बनेगा CH डबल बॉन्ड O, इधर बनेगा O डबल बॉन्ड CH C, इधर बनेगा H और इधर बनेगा CH3, और फिर बनेगा CH डबल बॉन्ड O, प्लस एक बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये 4 प्रोडक्ट बने। अब देखो आप इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, तो अपन कहेंगे एक भी नहीं है सर, कायरल सेंटर है ही नहीं। पर कहेंगे सर कायरल सेंटर है ही नहीं इसमें। देखो ना, इसमें ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इनमें कोई ऐसा कार्बन एटम है ही नहीं जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो अपन से क्या बोल रहा था वो, ऑप्टिकली एक्टिव कितने कंपाउंड्स होंगे, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपन 9 की बात, 9th वाले में अपन को गिवन था, दैट इज which of the following statements about N, O, P and Q with M are right ना, with respect to M। तो N, O, Q ये अपन को गिवन है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे, देख अपन लिखेंगे ऐसे, पहले ना मैं M की बात कर लेता हूँ, M के रिस्पेक्ट में वो बोल रहा है, तो पहले ना आप इसको अच्छे से बनाना सीख लेना कि भाई कैसे बना हुआ है। ये OH है और इधर Cl है, और इधर CH3, इधर H है और इधर OH। दूसरा मैं देख लेता हूँ, ये M है अपना, एक फिर अपन को ऐसे बनाना है, OH है, H है, नीचे CH3 है, इधर Cl है, इधर OH है और इधर H, ये अपना N है। और फिर अपन बना लेते हैं एक, इधर Cl है, इधर OH है, इधर H है, और इधर मैं कहूंगा CH3 है, H है और OH है। अब इधर ये O हो गया अपने लिए है, और इधर अपने पास गिवन है ऐसे, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, और इधर अपने पास Cl है, इधर OH है और इधर H, और एक मेरे पास गिवन है ऐसे, ठीक है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, इधर H है, इधर OH है और इधर Cl है, ऐसे। तो ये ना अपन को गिवन है P एंड Q, ये P है, ये Q, और ये N है और ये M। अब मुझे इनके बारे में रिलेशंस बताने हैं क्या होंगे, तो अपन कहेंगे सर आप रिलेशंस कैसे निकालोगे इन सब में, क्योंकि ये तो सॉर्स प्रोजेक्शन है, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन। अपन को एक बात पता था, अगर आप बाहर वाले कार्बन को पकड़ के बाहर उठा, इधर बाहर की तरफ रख दोगे ना, तो विल गेट द सेम स्ट्रक्चर्स। भाई इस कार्बन एटम को आप ऐसे रख दोगे तो मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन मिल जाएगा, तो न्यूमैन बना ही देता हूं, राइट ना, मैं न्यूमैन बना ही देता हूं, राइट। तो अगर अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे इसका, तो आई विल गेट द न्यूमैन प्रोजेक्शन लाइक दिस। अब एक बात ध्यान रखना, अपन बाहर वाले कार्बन एटम को क्या रखेंगे, अंदर वाले को क्या रखेंगे, ये ध्यान रखना। मैंने CH3 वाले को बाहर वाला कार्बन एज्यूम कर, CH3 वाले को मैं बाहर वाला कार्बन एज्यूम कर, तो मैं जल्दी से ऐसे बना लेता हूं। इधर मेरे पास जो गिवन है जैसे बना हुआ है उसी को बना देते हैं, ताकि अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरे पास ये ऐसे गिवन है, इधर CH3 है, इधर H है, इधर OH है, इधर ही मेरे पास H है, इधर मेरे पास Cl है, और इधर मेरे पास, राइट, दैट इज H, पीछे वाले OH, पीछे वाले कार्बन। बाद में आप मतलब जल्दी भी बना लोगे, अभी मैं बस ये है कि मैंने थोड़ा सा, अपन बाहर वाले कार्बन एटम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये बाहर वाला कार्बन एटम है, ये बाहर वाला कार्बन एटम है, ये अज्यूम कर रहा हूं। तो जहां भी आप जो भी अज्यूम करोगे वो सबके लिए एक जैसा अज्यूम करोगे, ये ध्यान रखना। ये बाहर वाला कार्बन एटम है तो सभी के लिए बाहर वाला कार्बन एटम,
तो मैं इसको ऐसे अज्यूम कर लूंगा, अगेन आई वाज गिवन दैट OH ये वाला, H ये वाला और Cl ये वाला, इधर CH3 गिवन है, इधर H गिवन है, इधर OH गिवन है, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, इसको देख लेता हूं, इसमें मेरे पास ऐसे Cl गिवन है, पहले ये बना लेता हूं, ऐसे गिवन है मेरे पास, इधर H है, इधर OH है, इधर CH3, इधर Cl है, इधर OH है और इधर मेरे पास H है। ये तो फुली इक्लिप्स थे, वो इक्लिप्स नहीं था, ये मुझे पता था, ठीक है। और बाकी तो वैसे बने हुए हैं, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों OH एक साथ है, तो मैं इसको ना ऐसे ओपन करूंगा, तो मेरे पास ये जो फुली इक्लिप्स होता है, ये बात अपन को पहले से पता होती है, जिससे मैं ऐसे बना रहा हूं। फुली इक्लिप्स is always in fixture position। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऐसा सही होता है कि फुली इक्लिप्स जो होता है वो फिक्सचर प्रोजेक्शन होता है। मैं सबको फुली इक्लिप्स बना लूंगा। तो मैंने OH को इधर लिखा हुआ है, OH को इधर लिखा हुआ है, और फिर मैंने दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ ले रखे हैं, और दोनों बाहर वाला मैंने OH जो है, इधर OH इधर OH, तो इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो Cl पीछे है, CH3 है, मतलब ऐसे वाले ओपन। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को रोटेट कर दूंगा, और रोटेट करूंगा ताकि OH दोनों एक साथ आ जाए। बाहर वाले कार्बन को रोटेट करूंगा, मैंने बाहर वाला कार्बन एटम रोटेट किया ना, तो व्हाट आई गॉट इज, बाहर वाले कार्बन एटम को रोटेट करके, बाहर वाले कार्बन एटम को रोटेट करके मुझे क्या मिला, ये तो OH पहले से था, इधर H पहले से था, इधर CH3 था। बाहर वाले कार्बन को रोटेट करूंगा तो OH इधर आ गया, इधर आ गया, थोड़ा सा सर्कल छोटा है ना इसलिए ऐसा। अब बाहर वाले कार्बन एटम को रोटेट करूंगा, तो इसको 120 रोटेट किया तो Cl इधर आ गया और OH इधर आ गया, और ये बाहर वाले कार्बन को रोटेट किया तो H इधर आ गया। देखो 120 रोटेट किया मैंने बाहर वाला कार्बन एटम को, इसलिए किया मैंने कि वापस मुझे OH मिल गया ऊपर नीचे, ये OH दोनों एक साथ, क्योंकि मैं इसको ऊपर बाहर वाले कार्बन एटम को ऐसे ओपन करने वाला हूं, ये OH हो गया, इसको ऐसे ओपन करूंगा तो बाहर वाले कार्बन एटम में इधर Cl है, इधर H है, अंदर वाले कार्बन एटम में इधर H है, इधर CH3 है, मेरे पास ये। अब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो मैं 180 रोटेट करूंगा, क्योंकि दोनों OH को एक साथ ले आता हूं, तो 180 रोटेट करूंगा ताकि दोनों OH एक साथ हो जाए, दोनों OH, क्योंकि पहले से थे ही OH, बाहर वाला कार्बन एटम, तो अपन ना बाहर वाले को रोटेट कर देते हैं, बाहर वाले कार्बन, बाहर वाले कार्बन एटम को आप रोटेट करोगे तो पहले से ये तो थे, यहां भी अपन ने बाहर वाला कार्बन एटम रोटेट किया था, ये तो पहले से थे। अब मैंने बाहर वाले कार्बन एटम को 180 रोटेट किया, 180 रोटेट करूंगा तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा, 180 रोटेट करने से ये उधर चला जाएगा, तो आई विल गेट लाइक दिस। अब देख लेना भाई, हाँ? इसको 180 रोटेट किया तो OH इधर चला गया, CH3 इधर आ गया और H इधर आ गया, लो भाई ये भी ओपन। दोनों OH को मैंने ओपन किया, दोनों OH से इसको ऐसे ओपन किया तो CH3 और Cl एक ही तरफ आ रहे हैं, बाहर वाला कार्बन एटम अपन नीचे लेते हैं, तो ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, लो भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें तो अपन इसको रोटेट करेंगे तो OH उधर चला जाएगा, OH उधर जाएगा तो अपन 180 रोटेट कर रहा हूं मैं बाहर वाले कार्बन एटम को, पीछे वाला कार्बन एटम ऐसे था, बाहर वाले कार्बन एटम को रोटेट करूंगा अगर 180, तो अपन कहेंगे ये OH और ये OH एक साथ आ जाएंगे, तो इधर OH आ गया, 180 रोटेट करूंगा, दोनों हाइड्रोजन एक साथ आ गए, CH3 और Cl एक साथ आ गए। बाहर वाले कार्बन एटम को आप नीचे लिखते हो, OH और OH लिखते हो, बाहर वाले कार्बन एटम को आप नीचे लिखोगे, CH3 इधर आएगा, H और Cl इधर आएगा। क्यू की बात कर लेता हूँ, इसको मुझे सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करना है, बाहर वाले कार्बन एटम को 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास ऐसा आएगा, इधर OH है, इधर H है, इधर Cl है, 60 डिग्री रोटेट किया तो मेरे पास आ गया OH ऐसे। अब इसको 60 डिग्री लेके जाओ इधर, तो CH3 इधर आएगा,
तो अपन कहेंगे भाई देख CH3 इधर आ गया और ये OH OH एक साथ आ गए और ये इधर आ गया। अब चलो OH के लिए अपन ऐसे ओपन कर देते हैं, तो OH तो ऊपर नीचे आ गया दोनों। अब क्या बचा अपने पास, ये दोनों CH3 और Cl, बाहर वाले कार्बन एटम को नीचे लिखवा, CH3 और H है, नीचे वाले कार्बन एटम को बाहर लिखवा। लो भाई, अब आपको इनमें अपने आप ही पता चल जाएगा क्या करना है। देख लो, मैंने आपका बिल्कुल क्वेश्चन इजी कर दिया। मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे सारी चीजें बतानी पड़ी, वरना मुझे यहाँ पर जो कैलकुलेशन करता ना, अब देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है R, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है S, तो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे R। मैं RS कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट कर लूंगा, इसमें भी कर सकता था। मैं क्या करता, सबको एक ही तरफ से देख लेता। मैं ना आपको अभी थोड़ा सा लेंथी मेथड बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको देखते ही सारे अपन कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी, क्योंकि मैं वहीं बना के वहीं चेक कर दूंगा तो तुमको लगेगा सर बड़ी जल्दी कर दिया, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया। आप ध्यान रखो कि मतलब आपका नंबरिंग जो है वो 1, ये इधर 1 2 और 3 आएगा ऐसे IUPAC। तो आप ध्यान रखो कि IUPAC नंबरिंग, तो ये 1 है आपका जहां Cl अटैच्ड है, 1 2 और 3 आपका। तो इसको क्या करना, आप इसको ना इसी प्लेन में रोटेट कर देना, क्योंकि अपन किसी भी मॉलिक्यूल को उसी प्लेन में कितना भी रोटेट कर सकते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो अपन देखो वन, ये दोनों तो आइडेंटिकल आ रहे हैं। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl वाले पे ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो R लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसा आएगा। तो यस सर, लो भाई ये दोनों आइडेंटिकल है। इसको रोटेट कर दोगे ना, 180 रोटेट करो तो बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है जैसे ये। इसको 180 डिग्री रोटेट करो तो Cl नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, इधर H है इधर CH3, क्योंकि इसका CH3 और Cl अलग अलग है, इसका CH3 और Cl दोनों एक ही तरफ है। तो मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ, 1 2 3, ये ऐसा है, ये आइडेंटिकल नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दे आर डायस्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। Cl वाला इधर तो ऊपर है ही, 1 और 2 और 3 ये है ना, तो अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ये तो एक जैसा दिख रहा होगा इसका, ये देखो ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल पहले से ही दिख रहा है, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये तो पहले से ही आइडेंटिकल दिख रहा है, इसके जैसा बिल्कुल ही दिख रहा है। तो फटाफट कैलकुलेशन आ जाएगा, एक बार आप ये कैलकुलेशन कर लोगे ना तो फटाफट आप आंसर बता दोगे। तो आप बता रहे हो कि M और O आइडेंटिकल है, M और O आर आइडेंटिकल लिखा हुआ है बी आंसर, और मोर देन, इसमें मोर देन वन ऑप्शन भी लिखा हुआ। तो M और N आर नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियोइसोमर्स। हाँ बिल्कुल, M और N आर नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियो, दे आर डायस्टीरियोइसोमर्स। नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियोइसोमर्स मतलब डायस्टीरियो। तो आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया और कैलकुलेशन कर लिया, बता देंगे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट है तो बोलो। तो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया कि भाई कैसे अपन को बताना होता है, राइट। मैंने आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। सारा जो भी मतलब कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन, आप देखो ना, न्यूमेन का सहर्ष से कंपैरिजन, और न्यूमेन सहर्ष को फिशर में कन्वर्जन, सारी चीजें तो आपने देख ली कि आपको क्या करना चाहिए। तो अच्छा खासा कन्वर्जन, ऑब्वियसली बात है, एडवांस में क्वेश्चन आया है तो ऐसे इजीली तो नहीं दे देंगे ना अपन को, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है ना, फुली इक्लिप्स्ड मतलब जिसमें ये आपस में जैसे कोइंसाइड करते हैं, वो फुली इक्लिप्स्ड होता है। और वो बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसे है, एक्सपेरिमेंटली देखा अपन ने, देख भी रहा है अपन को, कि वो हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में आता है। जैसे ये नहीं था फिशर प्रोजेक्शन में, तो अपन ने क्या किया, बनाया फुली इक्लिप्स्ड। कैसे, अपन ने कहा भाई OH OH को एक साथ सब में कर रहे थे, इसको भी 180 रोटेट कर दो तो OH OH सब एक साथ फुली इक्लिप्स्ड, फिर ओके, दैट इज, है ना। दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा 11th और 12th। चलो भाई देख लेते हैं 11th एंड 12th। 11th वाले में है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड इज। हाँ तो स्टीरियो आइसोमर्स ना, चलो देख लेते हैं। मेरे पास कंपाउंड ऐसे, ये कंपाउंड है और इसमें एक
ब्रिज है, वो ब्रिज अपन बना लेते हैं, बना दिया, ये लो CH3 हो गया, CH3। इसमें डबल बॉन्ड इधर लिखा हुआ है और इधर एक CH3 लिखा हुआ है, चलेगा। अब देख स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर इसमें स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने हैं इसके, तो अपन पहले कायरल सेंटर चेक करते हैं। ये हो नहीं सकता कायरल सेंटर, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, डबल बॉन्ड सेंटर, ये हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 CH3 हटा, ये तो कायरल सेंटर नहीं हो सकते, कैलकुलेट भी नहीं करेगा, राइट। अब बात करते हैं अपन यहां पर, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक C है, एक CH2 है और एक CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड है, ये कायरल सेंटर है। मैं इसको हटा देता हूं जो नहीं हो सकते, तो फिर अपन कायरल सेंटर यहां पर बना, एक ये कायरल सेंटर, इसमें एक CH3 एक C जिससे डबल बॉन्ड अच्छा, एक से CH2 और एक से C जिससे 2 CH3, ये भी एक कायरल सेंटर, इसमें 2 कायरल सेंटर, राइट ना, इसमें 2 कायरल सेंटर। तो अपन कहेंगे देखो भाई मुझे इसमें 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो 2 टू द पावर ऑफ n लिख लेते हैं। लेकिन अपन कहेंगे आप इस पे 2 टू द पावर ऑफ n नहीं कर सकते, वो क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर ऐसे ब्रिज लगाओगे ना आप, जैसे ये लगा हुआ है, तो वो ऐसे होगा, ये वाला कंपाउंड अपन ने पढ़ा हुआ है, दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, मतलब बोट फॉर्म में, आप पहले बोट फॉर्म बनाओगे और बोट फॉर्म में आपने एक मतलब वहां पर जैसे वो लगाते हैं अपन, है ना, एक ऐसे ब्रिज टाइप का लगा दिया, और फिर उसमें आपने क्या किया, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक CH3, तो इसकी वजह से अपन ने ये बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे देख भाई ये 3 बॉन्ड जो है ना, इनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये फिक्स है, इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बॉन्ड है तो अब इसको वेज ड्रेस में लेके जा नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर ये वेज होता, मतलब ये कोई भी बॉन्ड लिखो आप, तो ये बॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा बस, उसके अलावा क्योंकि इसको वेज ड्रेस में नहीं ला सकता ना, क्योंकि ये तो रिंग ब्लॉक है ना पूरा, तो उसको इधर उधर लेके नहीं जा सकते, वरना अपन कहते हैं क्या, अच्छा अगर फ्री होता तो फिर ऐसा होता, एक CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऐसे C2H5 हो गया और एक Cl, तो अपन कहेंगे इसको वेज पे रख दो, उसको से एज पे रख दो, लेकिन ये अगर ब्लॉक है तो अपन कम से कम अगर दोनों फ्री होते तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, या तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों भी ब्लॉक, तो अगर तीनों आपस में ब्लॉक है तो फिर इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा भाई, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें वेजडेस नहीं बना सकते, तो अपन कहेंगे देख भाई एक ये कंपाउंड और एक इसका मिरर इमेज, इसी का डीएल मान लो आपको, अगर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मानने हैं तो उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर आपको मान लें स्टीरियो आइसोमर्स, तो 2 से ज्यादा नहीं बता, इसके 2 ही होंगे और कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक ये, जैसे अपने एलिन्स पढ़ा, बाइफिनेल्स पढ़ा, लाइक दैट, तो एक ये और एक इसका मिरर इमेज, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनको मैं वेजडेस पे ले ही नहीं जा सकता ना, कि इस कार्बन का डीएल बना लूं, इस कार्बन का डीएल बना लूं, भैया इसमें जो फिक्स है बस वही रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, उसका दूसरा कोई बन ही नहीं सकता, तो अपन उसमें नहीं कर सकते, तो इसमें बस यही एक मॉलिक्यूल है, और इसके अलावा इसका मिरर इमेज तो मैं 2 ही बता सकता हूँ बस, इसके स्टीरियो, 2 से ज्यादा नहीं बनेगा। अब 12th वाले में देख लेते हैं अपन, 12th वाले की अगर बात करें तो compound that on hydrogenations gives optically inactive compound। अब देखना, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड चाहिए ना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास मान लो एक ऐसे कंपाउंड और मेरे पास ये ऐसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तो ये कायरल सेंटर है,
लेकिन अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा H2PT के साथ रिएक्ट करता हूं, तो फिर इसमें ये ऐसे बन जाए, इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो CH3 CH2 H और CH2 बना, CH3 बनाऊंगा, और इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो CH2 CH3 ये भी बनाऊंगा। ये दोनों ग्रुप तो सेम होगा, मतलब हाइड्रोजनेशन से एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कभी भी अपन ऐसे सोचेंगे ना कि मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसके हाइड्रोजनेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पक्का इसमें कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है और हाइड्रोजनेशन के बाद वो दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी कारण सेंटर से सेम ग्रुप अटैच कर दो आप, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या। पहले वाले में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकंड वाला हो जाएगा, बी वाला। बी वाला क्यों? क्योंकि बी वाले में देखना हाइड्रोजन गिवन है, बी आर गिवन है, इधर अपने पास CH2 CH3 गिवन है, और इधर अपने पास गिवन है CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप हाइड्रोजनेट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 में। हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव आफ्टर हाइड्रोजनेशन। बी आंसर हो गया, बाकी में नहीं हो रहा। देखो बाकी में क्या, इसमें तो आर इज और आर लिखा हुआ ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। डी वाला भी दे रहा है, डी में भी सेम है। देखो बी भी होगा, डी भी होगा, बस बी और डी हो जाए, दोनों ही हो जाए, क्योंकि दोनों ही केस में हाइड्रोजनेशन के बाद अपन को सेम ग्रुप मिल जाएगा कार्बन से जो अटैच होगा, C2H5। दैट इज अवर आंसर। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, एनी डाउट, तो आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट। So now there is no doubt in right. तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस कर लिया ना, अपन ने एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस कर लिया। अब तो मुझे ये बताओ कि अब अपन को और क्या आगे पढ़ना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इसको हटा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो हम लोग डिस्कस किए थे ना लास्ट टाइम, वो था स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर। ठीक है, तो फिर अपन को करना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो अपन करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी के लिए मैं ये वेट कर रहा था कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन। So isomerism and coordination. Coordination. ठीक है, the isomerism in the coordination. Coordination compound में there are two types of isomerism. One is two types. There are two types of isomerism. One is called structural isomerism, another is called stereoisomerism. Structural. ठीक है, and the other one is stereoisomerism. तो दोनों ही अपन को मतलब तो पता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्टीरियो का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
same structure but different arrangement. Types of structural isomerism, we used to write that ionization isomerism. Then we write as that is hydrated isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism. These are the main, मतलब mainly तो क्वेश्चन अपन को इसी से आते हैं. कोऑर्डिनेशन भी अपन एक बार देख लेंगे, बट कोऑर्डिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता. इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्ट आइसोमरिज्म. तो मेनली इन तीनों से ही क्वेश्चन आता है. फिर और भी आइसोमरिज्म बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ब्रांचिंग आइसोमरिज्म, लाइक दैट. तो वो सब नहीं आते क्वेश्चन. स्टीरियो आइसोमरिज्म में वी से दैट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों ही अपन को पता है, इसलिए मैंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खत्म किया ताकि अपन इसमें काफी इजीली अपन को पता रहे कि भाई ज्योमेट्रिकल में आप सिजर ट्रांस बताओगे, ऑप्टिकल में आप एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स, लाइक दैट बताओगे. द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से जो डिफरेंट आइसोमर्स बनेगा वो बताओगे. तो पहले अपन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं. आयनाइजेशन आइसोमरिज्म. So when the given complex, right now, when the complex on ionization gives different ions for same molecular formula, then it is ionization isomerism. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जनरली अपन कहते हैं कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो तो डिफरेंट टाइप के आयंस आने चाहिए. तो ठीक है, अपने पास ऐसे गिवन है. मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं. भाई देखो, अपने पास ऐसे एग्जांपल है. अपन कहेंगे सपोज हमारे पास ऐसे गिवन CrH2O होल 5 Cl2 इधर Br लिख लेते हैं. तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड दिस CrH2O होल 5 होल 4, ये 4 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए. तो Cl Br कर लेता हूं और इधर Cl. तो अपन को पता है कि इसमें Br बाहर है, इसमें Cl बाहर है, तो ये Br नेगेटिव देगा, ये Cl नेगेटिव देगा, और कोऑर्डिनेशन से डिसोसिएट होता नहीं है. तो इन दोनों को अपन बोलेंगे दैट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बिकॉज दे गिव डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्विंग. इसको अगर AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो AgBr का लाइट येलो पीपीटी देगा, और अगर इसको AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो ये AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा. तो अपन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर. हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीस टू. एक को अगर वो रिएक्ट करेंगे AgNO3 से तो विल गेट द लाइट येलो पीपीटी, और दूसरे को अगर रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट, राइट ना. अब अपन कहेंगे जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल बना है, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन आयनाइजेशन के लिए वी नो दैट डिफरेंट आयंस आना चाहिए जब वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देन वी कॉल्ड इट एज आयनाइजेशन. अपन सपोज ऐसे लिख लेते हैं कोबाल्ट, वी कैन राइट दैट इसमें वी आर हैविंग En होल थ्राइस, En होल 4 कर लेते हैं और यहां पर NO2 कर, राइट, दैट इज ट्वाइस, और बाहर Cl कर लेते हैं.
या आप कोई दूसरा भी ले सकते हो आइंस, आपकी मर्जी। आप कहोगे नहीं सर मैं तो सल्फेट आइंस लूंगी, हाँ सल्फेट आइंस ले लो। और फिर आप लिख लो कि भाई इसमें मतलब से दैट CrEn होल 4 सल्फेटाइन एक अंदर ले लेते हैं, एक NO2 ऊपर रखते हैं और बाहर एक NO2 ले लेते हैं। तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दिखेगा कि आप डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करने वाला है। एक NO2 नेगेटिव होगा और एक विल गेट दैट, राइट ना, सल्फेटाइन। इसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करोगे तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट पीपीटी आएगा। बट अगर इसको बेरियम सल्फेट से रिएक्ट करोगे तो नो रिएक्शन, इट रिमेन्स कलरलेस, रिमेन कलरलेस। तो एक तरीके से हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब भी आप कोई आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाओगे, आप डिफरेंशिएशन को जरूर ध्यान में रखना कि क्या हम उन्हें अलग अलग कलर या किसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों को मतलब चेंज ही कर दिया, कोबाल्ट होगा, दोनों कोबाल्ट ले लो या दोनों से मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो वो अपन देख के रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट नॉट चेंज इन एनी केस, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना। तो दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये तो अपन ने काफी उसमें भी पढ़ा हुआ है, कंडक्टिविटी वगैरह और इवन थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशंस वाले पार्ट में। दूसरा अपन चेक करेंगे हाइड्रेटेड आइसोमर। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि द एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर we get hydrated isomers. तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में मैं ऐसे लिखता हूं। अगर मेरे पास एग्जांपल मुझे लिखना है तो मैं ऐसे कर लेता हूं, एक एग्जांपल अपन ऐसे कर, मेरे पास गिवन है कोई भी ले लो, कोबाल्ट है और मैंने इसको लिखा 10 जैसे सपोज NH3 होल 6 कर लो, ऐसे कर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल H2O होल 6, फिर दूसरा थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, लो ये हाइड्रेटेड आइसोमर COH2O होल 5, एक Cl ले लेते हैं, दो Cl बाहर है, एक वाटर ऑफ हाइड्रोजन क्रिस्टलाइजेशन बाहर आ, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे दीज आर हाइड्रेटेड आइसोमर्स। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो तो इजीली रिमूव होते नहीं, तो अपन कहेंगे कि जब अपन इसको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेंगे अपन, अगर इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवाओगे तो इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो इसका मास 18 ग्राम कम हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है बस वही डिहाइड्रेट होता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसका हाइड्रेटेड आइसोमर ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O होल 4 और Cl2, एक Cl बाहर लिखते हैं 2H2O। मतलब इसका हाइड्रेटेड आइसोमर ये भी हो सकता है, इसका हाइड्रेटेड आइसोमर ये भी हो सकता है, और ये दोनों भी आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, उसमें दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर चेंज हो रहा है तो अपन उसे कहेंगे हाइड्रेटेड आइसोमर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, एक एग्जांपल और ले लेना, तो हमें क्यों, लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, भाई मेरे पास गिवन है H2O होल 5, इधर Cl लिख लेता हूं, इधर मतलब अपन ऐसे कर लेते हैं, NO2 लिख लेते हैं।
और सेंटर मेटल भी तो लिखना पड़ेगा, तो अपन Cr लेते हैं, कोई भी ले लो सेंटर आइटम, कोई बात पर कहेंगे ठीक है, मैं इसको दिस एंड दिस मैं ऐसे लिखूंगा, CrH2O मैं इसको लिखता हूँ, दैट इज होल लिख लेता हूँ मैं 4, और NO2 को बाहर अंदर लिखता हूँ होल ट्वाइस, और इधर लिखता हूँ Cl, और इधर एक H2O भी लिखता हूँ। तो अपन कहेंगे देखो, इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज किया, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी उतना ही है जितना इधर है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता, आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा, आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा, रिमेंबर। सो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल भी एक्सचेंज किया और डिफरेंट आयंस भी मिलेंगे, मतलब ये तो दोनों टाइप का आइसोमरिज्म, मतलब मैं इसको हाइड्रेटेड इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, मैं इसको आयनाइजेशन इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये NO2 देगा और ये Cl देगा, तो ये हाइड्रेटेड भी हो सकता है और आयनाइजेशन, so this is ionization as well as hydrated ionization as well as hydrated। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ सर, हाइड्रेटेड आइसोमर्सम, अपन कहेंगे ये नहीं हो सकता हाइड्रेटेड और आयनाइजेशन, क्योंकि ये तो 2 Cl देगा, एक Cl देगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई दोनों में केमिकल डिफरेंस होना चाहिए, ये भी AgNO3 के साथ वाइट पीपीटी देगा, ये भी AgNO3 के साथ वाइट पीपीटी देगा, सो मैं इसको आयनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं बोल सकता। जैसे इधर देखो, अपन ये सल्फेट वाइट पीपीटी दे रहा था, ये रिएक्शन नहीं दे रहा था, ये क्लोराइड वाइट पीपीटी दे रहा था, जबकि Br अपन को ये नहीं। अगर आप दोनों ही वाइट पीपीटी दे रहे हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? ठीक है, मैं ये कहूंगा कि एक के साथ लेड वाइट पीपीटी दे रहा था, एक के साथ मतलब AgNO3 वाइट पीपीटी दे रहा था, तो एटलीस्ट केमिकल तो डिफरेंस है, डिफरेंट है। हो सकता है मैं इसको कहूंगा नहीं, मैं इसको वाइट पीपीटी निकाला BaCl2 के साथ और NO2 है, तो मैं AgNO3 से रिएक्ट करूंगा तो AgNO2 का भी वाइट पीपीटी होता है, तो अपन कहेंगे कम से कम केमिकल तो डिफरेंट यूज किया आपने, एक जगह BaCl2 से वाइट पीपीटी निकाला, एक बार AgNO3 से वाइट पीपीटी निकाला, तो एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन तो अलग अलग है। यहाँ तो दोनों ही सभी Cl है, तो AgNO3 के साथ अपन मोल्स बता सकते हैं अलग अलग है, लेकिन देंगे सभी वाइट पीपीटी विद AgNO3, then that is not आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होना चाहिए, ये भी Cl देगा, ये भी Cl देगा, ये भी Cl देगा, Cl नहीं देना चाहिए, किसी एक में अगर डिफरेंट होता तो अपन बोलते थे, जैसे यहाँ पर है ये NO2 देगा, वो Cl देगा, दैट इज आयनाइजेशन। और एक्सचेंज ऑफ वाटर अगर हो रहा है फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन पेयर, या तो कोऑर्डिनेशन पेयर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाए या अंदर आए, तो इसलिए मैंने एक्सचेंज वर्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, हाइड्रेट। अब अपन बात करते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म की। लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म, राइट ना, सो द कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव एम्बिडेंट लिगेंड, लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। so in linkage isomerism the linkage of atom, linkage of atom changes, atom changes from the ambident ligand, from ambident ligand, मतलब अगर लिंकेज आइसोमरिज्म शो करना है तो एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, अपन सबको पता है व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। सो एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, वी नो दैट, या तो आप CN लिखो या NC लिखो, दैट इज एम्बिडेंट, जिसमें दोनों दो तरफ से एक से ज्यादा साइड से डोनर साइट होता है और वो भी अलग अलग एटम से, कार्बन डोनर, इधर नाइट्रोजन, O ट्रिपल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
इधर नाइट्रोजन डोनर है, इधर ऑक्सीजन डोनर है। तो एम्बिडेंट लिगेंड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होता है, लेकिन अलग अलग टाइप के एटम से होता है। एक में कार्बन से डोनर था, एक में नाइट्रोजन से डोनर। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, लो भाई, मतलब इसमें अगर एग्जांपल लिखना है लिंकेज आइसोमरिज्म में, तो एम्बिडेंट लिगेंड होना कंपलसरी है। तो अपन कहेंगे लो भाई हो गया। अगर मान लो मेरे पास ऐसी, ठीक है चलेगा, इस पे लिख लें। ये भी एम्बिडेंट लिगेंड था, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है। किसी भी एक लिगेंड में भी अगर हो रहा है लिंकेज चेंज, तो अपन लिंकेज आइसोमर। यहाँ सीएन में आपने चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें पहले जो भी सेंट्रल मेटल के पास लिखा होगा, जो जैसे इसके पास ये नाइट्रोजन लिखा था तो नाइट्रोजन डोनर था, इसमें आपने ऑक्सीजन पास लिखा इसके तो ऑक्सीजन डोनर है। तो अगर किसी एम्बिडेंट लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट होता है, तो कौन सा एटम डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के पास कौन सा एटम लिखा। अपन इसकी जगह इससे भी कर सकते थे, क्योंकि सीएन भी लिखा एम्बिडेंट, तो सीएन को भी कर सकते। So I can write like this, ambident ligand, जैसे अगर अपन को given है ambident ligand, तो we can write like this, CrEn whole twice, तो लिख सकते हैं that is OCl twice। तो ठीक है, ambident ligand अब मैंने बता तो दिया आपको क्या करना है अपन को, OCn की जगह NCl, that is ambident। तो ठीक है, इधर ऑक्सीजन डोनर है, इधर नाइट्रोजन डोनर है, नेगेटिव चार्ज, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज नहीं था, बाकी पार्ट चेंज नहीं होता, हमें सिर्फ डोनर एटम जो होता है उस डोनर एटम को चेंज करना, दैट इज राइट। तो ठीक है, अपन ऐसे और एग्जांपल के लिए अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई अगर कोई और एग्जांपल बताना है ना। तो अपन क्या करेंगे अब, एम्बिडेंट लिगेंड में अपन ऐसे नहीं कर सकते, अपन क्या करेंगे, एग्जांपल 3 मैंने इसमें लिखा, सपोज करते हैं अपन लिखेंगे दैट इज CO H2O होल 5, ये अपन लिख लेते हैं दैट इज CO H2O होल 5, और इधर लिख लेता हूं मैं दैट इज NO2 और होल्ड, और मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है, और ठीक है 5 करते हैं और CR, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कोबाल्ट H2O होल 3 नहीं 4, और मैं इसको लिखूंगा दैट इज ON, एक Cl लिख देगा और एक Cl बाहर और एक H2O, तो ये एम्बिडेंट प्लस हाइड्रेटेड हो गया, एम्बिडेंट दैट इज लिंकेज प्लस हाइड्रेटेड एंड हाइड्रेटेड, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म भी है और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म भी है, दोनों आ गए, राइट। तो इस टाइप से भी हम बता सकते हैं कि दैट इज लिंकेज और हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं। इवन जरूरत पड़ी तो मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा, भाई एक एक्सचेंज कर लेते हैं, बाकी अंदर ले आते हैं, तो
कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही रहेगा, तो अपन तीनों को भी ला सकते हैं एक साथ। तो लेकिन अभी अपन को बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि तीनों इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे अपन मेंस में, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे भाई आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में वी नो दैट आइंस अलग अलग आने चाहिए, हाइड्रेटेड में वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होने चाहिए, इधर नहीं था एक भी वाटर मॉलिक्यूल, और लिंकेज में देयर मस्ट बी ए लिंकेज ऑफ डिफरेंट एटम, मतलब जो एटम है उसमें एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। अपन को पता है व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड, तो एम्बिडेंट लिगेंड से डिफरेंस पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, शायद मतलब कभी कभी आपको पूछना है तो अपन कोऑर्डिनेशन। तो फोर्थ टाइप का आइसोमरिज्म देखते हैं अपन, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। Coordination. It is also called salt isomerism. It is also called salt isomerism. So, अगर किसी कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करना है तो उसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। द कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव टू कोऑर्डिनेशन। To show coordination isomerism, this isomerism, the exchange of metal or ligands among the coordination sphere, is coordination isomerism. That is called coordination isomerism. ठीक है, तो विल राइट द एग्जाम्पल। तो इसमें एक बना लेते हैं अपन ऐसे CrH2O6 और एक बना लेता हूं कोबाल्ट, दैट इज सपोज कर लेते हैं Cl6। मैंने आपको आईयूपैक नेमिंग दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ बताया हुआ है, मैंने आपको आईयूपैक नेमिंग टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिखाया हुआ है। इसमें लिगेंड की वजह से 0 चार्ज है, लेकिन इसकी वजह से -6 चार्ज है। तो टोटल चार्ज इन बोथ द कॉम्प्लेक्स इज -6, मतलब टोटल चार्ज ऑन द कैटायन कैन बी +6। अगर मेटल में टोटल चार्ज +6 होगा तो जैसे मैंने आपको आईयूपैक नेमिंग में बताया था, दोनों पे चार्ज आप इक्वली ले। अगर दोनों पे चार्ज इक्वली लोगे तो आपको पता है ये तो न्यूट्रल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है 6, ये न्यूट्रल है तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। तो अपन रादर देन राइटिंग ऑन द मेटल हम उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको रादर देन राइटिंग ऑन द मेटल तो +3 एंड -6 तो -3। नाउ इट बिकम अ सॉल्ट आइसोमर। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता और एक मेरे पास ऐसे अलग गिवन है, तो आप क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4, इसका मतलब ये +2। इसका फॉर्मूला बना, तो अपन कहते बना दो, उसमें क्या Ba4 FeCN6 ट्वाइस, सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं Ba2 FeCN6। लो भाई स्ट्रक्चर जो इसका चार्ज है वो इसका नंबर है, जो इसका चार्ज है वो इसका नंबर है।
तो ये दोनों पे जो चार्ज है इससे अपन कहेंगे, अब ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं शो कर सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए इसको खुद भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाना चाहिए, देन विल राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना दिखाया, आप उसको पढ़ सकते हो ऊपर जो मैंने लिखा, और ऐसे क्यों लिखा देख लो कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताना है तो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेने पड़ेंगे, और उनके बीच में या तो मेटल को एक्सचेंज करो या फिर लिगेंड को एक्सचेंज करो, दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब इसमें जो बन रहा है, ए पे +3 चार्ज है, बी पे -3 चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, तभी तो अपन उसे सॉल्ट बोलते हैं, कैटायन एनायन प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सॉल्ट। ठीक है, चलो अब इसमें आइसोमर्स बनाते हैं। इसमें मैं पता है इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज, तो ऐसे बना लेते हैं CrH2O होल 5 Cl COH2O Cl6 Cl5। तो इसमें तो अब एक नेगेटिव चार्ज आया तो इसका +2 हो जाएगा, ये -2। कोऑर्डिनेशन फिर इस राइट ना, अपन ने Cl एक इधर लेंगे ना और एक H2 उधर लेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तब तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर तो ऐसे भी कर सकता, फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं ऐसे भी, फिर तो ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर मैं ऐसे, अब लास्ट वाले में तो ऐसा लग रहा है आपने मेटल आयन एक्सचेंज कर दिया, इसमें मेटल को एक्सचेंज किया तो ये बन गया लास्ट वाले पर। इनमें दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज भी लिख लेता है, इस पे +1 है, इस पे -1 है, इस पे 0 है, इस पे -1 है, -2 है, इस पे +2, इस पे +3 -3 है, इस पे +2, अलग अलग ये चार्जेस। Now these are the salts. This is not a salt. So this is not the isomer. So is not a coordination. उसको अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं बोल सकते क्योंकि आपने कहा है सॉल्ट होना ही चाहिए, तो अपन उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर में काउंट करते हैं। तो इन दोनों का, इनमें से आप कुछ भी लिखोगे इसको छोड़ के, दे विल बी द कोऑर्डिनेशन। इवन अपन नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स बने फॉर दैट molecular model. That is how we can write the coordination isomer. उस टाइप से अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऐसे अपन और भी बनाने के लिए पूछ भी सकते हैं अपन, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन, एंड दिस इज structural isomerism. This is the structural isomerism. Now let us check the stereo isomerism in coordination.
स्टीरियो आइसोमरिज्म में वी नो दैट हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना होता है, राइट? हमको राइट दैट स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म में वी रिक्वायर्ड दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अगर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे ना, तो डायरेक्टली वी नो दैट अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। तो वी आर एबल टू टेल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कि either molecule should be planar or at least 4 group should lie in the same plane. उन 4 ग्रुप के बेसिस पे ही मैं बताऊंगा ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी प्लेनर, दैट इज अ प्राइमरी कंडीशन। अगर ये होगा तो चेक करूंगा, नॉन प्लेनर है तो क्यों चेक करना, मस्ट बी प्लेनर और at least 4 group should lie in the same plane. 4 group should lie in the same plane. Lie in the same, ठीक है। अगर अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो ये तो प्राइमरी कंडीशन, भाई ऐसा हुआ तो बताएंगे, नहीं तो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए पढ़ना होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अपन को एक बात पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है बस, एक sp3 और दूसरा dsp। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल है और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेन, ये अपन ने पढ़ा। अगर टेट्राहेड्रल है तो नॉन, अगर ये नॉन प्लेनर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे गिवन दे, कॉम्प्लेक्सिस गिवन है तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अपन चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन चेक करेंगे कि भाई ये बताओ कि पहले वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल है तो चेक नहीं करना, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल, इट्स नॉन प्लेनर। प्राइमरी कंडीशन तो यही है कि प्लेनर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर ही दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, thus cannot show, thus cannot show ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। प्लेनर कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आप बोल ही रहे हो स्क्वायर प्लेनर। अब अपन कहेंगे ठीक है, हमें पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना अपने को आता है। अब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अगर अपन चेक करेंगे तो ऐसे होता है, all ligands are in the same plane, all ligand in the same plane,
ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। That's why we are telling that कि the molecule is planar, the complex is planar. उस कॉम्प्लेक्स को अपन प्लेनर बोल रहे हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ऑल आर इन द सेम। सारे बॉन्डिंग के लिए अपने 90 डिग्री, ऑल लिगेंड्स आर इन द सेम। ये 180 है। तो अपन क्या करेंगे, अगर दो सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पे प्रेजेंट, अगर दोनों सेम लिगेंड 90 पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं अपन की NH3 है और NH3, दे आर एट 90, तो अपन इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। और अगर सेम लिगेंड 180 पे, मतलब अपने पास ऐसे इधर NH3 और इधर NH3 180 पे, तो फिर अपन उसे कहेंगे दैट इज ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है 90 पे तो आप सिस आइसोमर बोलोगे, अगर 180 पे तो ट्रांस आइसोमर बोलोगे, आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ठीक, अब अपन कहेंगे मेरे पास जो कंडीशंस होगा वो एक तो ऐसे हो जाए कि भाई एक कोई भी मेटल है, उसके पास NH3 है, होल ट्वाइस है और Cl, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका सिस ट्रांस बना देता। अब अपन को पता है वेज बनाने की जरूरत नहीं, सर आप बता दो सीधे कि हमको पता चल गया दो ग्रुप वेज पे होंगे तो दो, अपन को दो वेज पे तो दो डैश पे लिखने होंगे, आप ऐसे लिख दो, हमको अंडरस्टूड है कि वो चारों एक ही प्लेन में, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर है। बॉन्ड एंगल भी हमको पता है, आपने बता रखा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे देख भाई दोनों Cl इधर है, दोनों NH3 इधर है, अपन कहेंगे ट्रांस। और अगर ऐसे लिखोगे तो कहूंगा सिस और ट्रांस। हाँ, ये सिस और ये ट्रांस। लो भाई बन गया ट्रांस 180 पे के, ये ट्रांस। जैसे अपन ने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ा, अपन कहेंगे अगर सर मेरे पास ऐसे गिवन है तो एक मेटल है उसमें NH3 है और मैंने इसको ट्वाइस लिखा, एक Cl है एक Br है, चलेगा? तो मैं लिखूंगा ठीक है भाई, इसमें दो NH3 को एक साथ रखता हूं, दिस इज 6 NH3 के बेसिस पे, ये 90, इधर Cl लिखो इधर Br लिखो। और जब मैं NH3 को एंटी पोजीशन पे लिखूंगा तो लिखूंगा दैट विल बी ट्रांस। तो मैं NH3 के बेसिस पे बताऊंगा, एक Cl है एक Br, ये 180 है तो ट्रांस। तो अपन कहेंगे अगर सर मेरे पास ऐसे गिवन है NH3 है, Cl है, Br है, I है, अब क्या करूं? तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, हमें तो आता ही है कि भाई अगर सारे अलग अलग अटैच्ड हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में, अगर ये सारे के सारे अलग होते हैं तो अपन क्या करते हैं, EZ लिखते हैं और ऐसे बना लेते हैं, एक बार F के अपोजिट में Br, एक बार Cl और एक बार I, उनके EZ बता दूंगा, 6 बन गए एक्चुअली, मतलब उसके आइसोमर 6 बता दूंगा। अगर इसके आप ज्योमेट्रिक आइसोमर पूछोगे तो क्या करूंगा, F को फिक्स कर लो, एक बार Br लिख लो, एक बार ऐसे कर लो, ये 1 2 ये 1 2, तो ये E था, ये ज्यादा हो गया। तो एक बार F के अपोजिट में Br, एक बार Cl और एक बार I अपोजिट में लिख के और बना, you'll get 6 आंसर। फिर अपन कहेंगे एक बार F को तो मैं फिक्स रखूंगा, अब एक बार Cl ले लेता हूं और इधर Br ले जाता हूं, तो देखो एक बार I और Br से बनाया अपन ने, एक बार I और Cl से बनाएंगे अपन।
और एक बार Br और Cl से बनाएंगे, 6 बनेंगे। ये 1 2 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये E हो गया, इसका Z हो गया, ये Z था, इसका B Z हो गया, ये लिखेंगे, I लिखेंगे, ये Z हो गया। और एक बार अपन ऐसे लिखेंगे, F को फिक्स रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपन को, इधर I लिख लेते हैं, इधर Cl और इधर Br लिख लेते हैं, तो इधर लिखते हैं 1 2 1 2, ये Z हो गया, ये इसका E हो गया, 6 बन गए नंबर जो मल्टीप्लाइज। तो अपन कहेंगे सर इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक को फिक्स कर लेते हैं, मतलब चलो किसी अमोनिया को फिक्स कर दें, अपन ने अमोनिया को फिक्स कर, तो एक बार अमोनिया के अपोजिट में Cl ले लेता हूं, और एक बार Br ले लेता हूं, और एक बार I ले लेता हूं, एक बार Cl ले लेता हूं, एक बार Br ले लेता हूं, एक बार I ले लेता हूं, अमोनिया को फिक्स कर लेता हूं, एक बार Br ले लेता हूं, और एक बार ये एक बार I, 3 आइसोमर। मतलब इसमें 2 बन रहे थे सिस्ट्रॉन्स, इसके भी 2 सिस्ट्रॉन्स, लेकिन इसके 3 बनेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सारे लिगेंड डिफरेंट है तो 3 आइसोमर बनेंगे। अगर 2 सेम है, 2 सेम है, मतलब ऐसे अपन इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हटा रहा हूं, इसमें अपन लिखेंगे, नोट करके लिख देते हैं, MA4, मतलब अगर चारों लिगेंड एक जैसे हैं मोटिल के लिगेंड के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। अगर 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, कैनॉट शो ज्योमेट्रिक लाइन्स। अगर 2 लिगेंड एक जैसे हैं और 2 लिगेंड एक जैसे हैं, मतलब ये ऐसे 2 2, इसको मैं लिखूंगा MA2B2, इसको मैं लिखूंगा MA2BC कर देता हूं, और इसको मैं लिखूंगा मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंट है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अगर A2B2 है तो 2 बनेंगे सिस्ट्रॉन्स, अगर MA2BC होंगे तो 2 बनेंगे सिसेंट्रॉन्स, और अगर MABCD है तो 3 बनेंगे, वो हो जाएंगे EZ से। बता दें, इसको फिक्स किया, एक बार इसके साथ Cl, एक बार इसके साथ Br, एक बार इसके साथ I, 3 अलग अलग लगते ज्योमेट्रिक लाइन्स। तो और अगर इसको बताना है ना अपन को, तो जो A2 आप ऐसे लिखोगे ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 बनाना है ना, तो आपके पास 2 लिगेंड थे ना, तो आप कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे कॉम्बिनेशन, ये MA2B2 है ना, तो ऐसे बना लेना, एक बार AA एक साथ लिखता हूं, एक बार BB लिखता हूं, एक बार AB AB का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, अपन ऐसे ही बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन। लेकिन जो एक ब्रैकेट में लिखोगे ना, स्मॉल ब्रैकेट में, ये हमेशा 180 डिग्री पे होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये वाला है ये, और ये जो तो 180 पे होंगे ना ए बी, मतलब अलग अलग ए बी, आप ए ले लो अमोनिया को, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। एक छोटे ब्रैकेट में जो भी आप लिखोगे वो 180 पे होगा। इसमें ये ए हो गया 180 पे, और ये बी बी हो गया 180 पे। इधर देखोगे आप तो इसमें लिखोगे MA2BC है, तो आप लिखोगे एक बार ए और BC, और एक आइसोमर बनेगा AB और एक बनेगा AC। अब चलो देख लेते हैं, इधर ए मतलब ट्रांस होगा 180 पे, ये वाला है, ये वाला, और ये वाला, इस टाइप से अपन बता देंगे। तो लाइक दैट वी कैन राइट द आइसोमर्स। मैं ये वाला पार्ट आपको और सिखाऊंगा अभी, क्योंकि उसमें काफी कुछ है अपन को सीखने के लिए। और अभी अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, इवन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, लिगेंड इज,
तो फिर कैसे बताएंगे अपन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो कैसे बताएंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज अपन यही रुक जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ भी शुरू करता हूँ मुझे टाइम चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास वरना लेट होगा। ठीक है, तो अपन यही रुक जाते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेना आप अच्छे से, अगर